Hello everyone. Now we are going to study about importance of hardware in MIS. Here MIS stand for Management Information System. एंड अब तक हम MIS के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं। आज के टाइम में एक वर्ड हमको बहुत सुनने में आता है, वो वर्ड है टेक्नोलॉजी। और हम किसी भी फील्ड की बात करें, टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन डीप रूट्स इन एवरी फील्ड। इवन हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी फील्ड को बिना टेक्नोलॉजी के इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। अभी हम बात करेंगे मैनेजमेंट फील्ड के बारे में, बिकॉज हमारा टॉपिक ही है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इन मैनेजमेंट फील्ड कंप्यूटर प्लेज अ विटल रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड कंप्यूटर को हम यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है हार्डवेयर और अनदर पार्ट है सॉफ्टवेयर। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे हार्डवेयर के बारे में एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो माइंड में आता है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। तो ये एक्चुअली है क्या? ये है फिजिकल डिवाइस। ऐसे फिजिकल डिवाइस जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। यह है जनरल डेफिनेशन हार्डवेयर की। मीन्स हार्डवेयर वो फिजिकल डिवाइसेस है जिनको टच किया जा सकता है और देखा जा सकता है। लेकिन इन हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। चाहे कोई भी हार्डवेयर हो, किसी भी हार्डवेयर को मशीन पे अगर सपोर्ट करवाना है तो उस हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसा कि हम बात करें कीबोर्ड की, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, लेकिन वो कीबोर्ड मशीन पे तभी सपोर्ट करेगा जब उस कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर मशीन के अंदर इंस्टॉल होगा। अब हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक। सो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है MIS का। पूरा MIS डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको XYZ पर्सन है, इसके बारे में सर्च करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे उस पर्सन का नेम टाइप करने के लिए, इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए। देन जो भी इंफॉर्मेशन हमने टाइप की है वो इंफॉर्मेशन जाएगी CPU के पास। CPU उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा और जो भी आउटपुट दिखाना है वो आउटपुट हमको दिखाएगा मॉनिटर के ऊपर या फिर कोई भी स्क्रीन के ऊपर। यदि हम सेकेंड पॉइंट देखें, यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन। डेट मीन्स सिंपल यहाँ पे बात हो रही है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, सिस्टम को इनपुट देगा। तो यदि हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास में कौन कौन से है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, थंब इम्प्रेशन है। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस है जो MIS के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। या फिर हो सकता है कि MIS के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हों। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिशनल इक्विपमेंट की, जैसे कि टाइपराइटर, विजिबल इंडेक्स सिस्टम, स्लाइड रूल्स एंड कैलकुलेटर्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर यूज्ड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हो सकता है कि इन ट्रेडिशनल इक्विपमेंट में ऐसे कई हार्डवेयर हो जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। हो सकता है कि जिन हार्डवेयर को हमने यूज़ नहीं किया हो, जिन हार्डवेयर का हमने यूज़ देखा ही नहीं हो। इसके पीछे भी रीज़न है और वो रीज़न है कंप्यूटर। बिकॉज आज के टाइम में हम देखते आ रहे हैं कंप्यूटर को शुरू से। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हार्डवेयर टुडे इज़ कंप्यूटर्स। यदि हम कुछ साल पहले जाए तो कुछ साल पहले कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था हैंड रिटन लेटर्स का। या फिर कम्युनिकेशन के लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जाता था। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आज हम यूज़ करते हैं ईमेल्स का।
आज हम यूज़ करते हैं मोबाइल का, आज हम यूज़ करते हैं फैक्स का, और ये सभी पार्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। और यदि हम देखें हैंड रिटन लेटर्स, ये भी MIS का पार्ट है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी MIS का पार्ट है। लेकिन इन दोनों पार्ट्स के अंदर, चाहे वो हैंड रिटन लेटर्स हो या फेस टू फेस हो, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं आज के टाइम के ईमेल से, आज के टाइम के मोबाइल फ़ोन के यूज़ से, आज के टाइम के फैक्स से। तो हमको आइडिया मिल जाएगा विच कम्युनिकेशन मीडियम इज़ बेटर। ये वाला कम्युनिकेशन मीडियम बेटर है जिसमें ईमेल, मोबाइल फ़ोन और फैक्स है, कि ये वाला कम्युनिकेशन मीडियम बेटर है जिसके अंदर हैंड रिटन लेटर्स का यूज़ किया गया है। वी नो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर द वन हु टेक डिसीजंस एंड डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दे हैव इन हैंड। अब यहाँ पर बात आ रही इंफॉर्मेशन की। मैनेजर्स को लेना है डिसीजन, लेकिन डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे आधार होता है इंफॉर्मेशन जो मैनेजर के पास में है। डेट मीन्स मैनेजर के पास में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो प्रॉपरली मेंटेन हो, ताकि जिस इंफॉर्मेशन को देख के, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजर डिसीजन ले सके। सो यहाँ पर सॉल्यूशन है कंप्यूटर्स, बिकॉज कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या आती है कि मैनेजर को कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या सिंपल हम बोले मैनेजर को कंप्यूटर को यूज़ करते आना चाहिए। मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करें। That means managers need a good understanding of capabilities and limitations of computers to decide wisely on using computers in operations they manage। हमें पता होना चाहिए एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जो कि भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज यदि हमको हार्डवेयर का इंपॉर्टेंस पता करना है तो हमको कंप्यूटर्स के एसेंशियल फीचर्स भी पता होना चाहिए। So there are computers which are smaller than a palm. There are also supercomputers which need large buildings for storage. इन इमेजेस को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कंप्यूटर की साइज़ के बारे में। यदि हम नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर इज इक्विपमेंट that has information based on a set of data and processing instruction that are stored within the equipment। सिंपल सी चीज़ है। ओके, कंप्यूटर एक स्टोरेज रखता है, ठीक। इस स्टोरेज के अंदर जो डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के बेसिस पे कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे आता है? हो सकता है कि इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर किया गया हो, देन वहाँ से डेटा आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट यदि हम देखें, आफ्टर गेटिंग इनपुट कंप्यूटर प्रोसेस आउटपुट्स। कंप्यूटर आउटपुट हमें तभी देगा जब हम उस कंप्यूटर को इनपुट देंगे। एक्चुअली हम जानते हैं कि कंप्यूटर एवरीथिंग ऑटोमेटिक कर लेता है, लेकिन इस ऑटोमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, या फिर हम सिंपल बोले कंप्यूटर को इनपुट देना जरूरी है। तभी इस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जनरेट करेगा आउटपुट। कंप्यूटर कंसिस्ट टू ब्रॉड सब सिस्टम, वन इज हार्डवेयर, अनदर वन इज सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस एपिसोड के स्टार्टिंग में, the computer must be able to receive the data and instructions to stored within it, and must have capability to give output in a usable form। एक चीज़ तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गई, अगर एक कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास में है, अगर ये कंप्यूटर सिस्टम इनपुट इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकता, डेट मीन्स ये कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट भी जनरेट नहीं कर सकता। बिकॉज इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कंप्यूटर है उसका काम होता है प्रोसेस करना। इनपुट जो भी इंफॉर्मेशन आई है, कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को पहले तो स्टोर करेगा, देन स्टोर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और जो भी यूजेबल फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर आउटपुट को शो कर देगा।
अब हम देख लेते हैं मेजर हार्डवेयर इन कंप्यूटर। सो यहाँ पर मैंने कुछ हार्डवेयर्स को मेंशन किया है, जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, देन इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो CPU जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर भी, जैसे हमने एक नेम सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर। So CPU interprets computer program instructions and process data। यदि हम सिंपली बोले जितना भी कैलकुलेशन का वर्क होता है वो वर्क करता है CPU। इनपुट डिवाइस क्या करता है कि इनपुट देता है अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट आया है वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। देन मेमोरी में जो भी स्टोर हुआ है उसको CPU करता है प्रोसेस। देन प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस की मदद से CPU जनरेट करता है आउटपुट। सो इससे हमको ये तो क्लियर हो गया CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग का वर्क। सो प्राइमरी मेमोरी मीन्स एक तरह का स्टोरेज जो डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नेम से भी जानते हैं। यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो रैम एक एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी का, रोम एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी का। सो हियर रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सो यदि हम रैम और रोम में डिफरेंस देखें, रैम कैन बी रीड एंड रिटर्न टू एनी टाइम द CPU कमांड इन इट, बट रोम इज प्री लोडेड with data and a software that never changes, so that CPU can only read from it। हम सिंपली समझे इसको, यहाँ पे है रैम, यहाँ पर है रोम। आपने कई बार सोचा होगा कि जब आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, ओके, और जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने आ जाता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने पे करना क्या है, ये कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ता है? तो कंप्यूटर को करना क्या है, वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं रोम के अंदर। और रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसको इरेज नहीं कर सकते। कंप्यूटर क्या करता है, रोम को सिर्फ रीड करने का काम करता है और रीड करके ये पता करता है कि आखिर कंप्यूटर को करना क्या है। डेट मीन्स रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हमें कुछ न्यू इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है, तो न्यू इंस्ट्रक्शन देने के लिए रोम का यूज़ नहीं होता है, बल्कि किसका यूज़ किया जाता है, रैम का। और रैम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर डिलीट नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में है एक वाटर टैंक। ओके, अब इस वाटर टैंक के अंदर एक टेप लगा हुआ है और यहाँ पर हमने रखी बकेट। तो जितना हमको पानी चाहिए उतना पानी हम बकेट के अंदर फिल कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैप को बंद कर देंगे। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो जो वाटर टैंक है ये एक तरह से है सेकेंडरी स्टोरेज, और जो बकेट है ये है एक तरह से रैम। एक्चुअली हमारा डेटा स्टोर कहाँ पे है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर है। जब उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो सेकेंडरी स्टोरेज से वो डेटा आ जाता है रैम के अंदर। डेट मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो सेकेंडरी स्टोरेज कैसा होता है, परमानेंट। अगर आपने एक बार इसके अंदर स्टोर कर दिया डेटा को, तो जब तक कि आप खुद डिलीट नहीं करोगे डेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बट रैम परमानेंट नहीं होती, इसमें जो भी डेटा हम रखते हैं वो डिलीट हो जाता है। अगर आपने सिस्टम शट डाउन किया, रैम में से आपका डेटा चल जाएगा। That means secondary storage is designed to hold much more data। हो सकता है कि सेकेंडरी स्टोरेज 1000 GB में हो, या पे हो सकता है कि 1 TB में हो, 2 TB में हो। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, होल्ड मच मोर डेटा।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत ही क्या थी। जब कंप्यूटर के पास में ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी थी, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही डेटा को क्यों नहीं स्टोर किया गया। तो इसके पीछे भी रीज़न है। यदि हम देखें रीज़न, सो द इंटरनल मेमोरी गेट्स completely wiped off when power supply is cut off. Thus all the internal memory is temporary. इंटरनल मेमोरी से यहाँ पर मीनिंग है रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, मीन सिस्टम को बंद करते हैं, तो रैम के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है वो हो जाता है क्लियर, वो हो जाता है डिलीट। डेट मीन्स रैम कैसी यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज है, इसीलिए डेटा को रैम के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज का। अब हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सो जब इमेज के अंदर देखें तो हमको काफ़ी कुछ इनपुट डिवाइस का नॉलेज ऐसे हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड, हम सभी लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, यदि हम यहाँ पे देखें माउस, ये भी क्या है इनपुट डिवाइस। माइक, ओके, ये भी इनपुट डिवाइस। माइक का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमारी आवाज़ को या फिर कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। कैमरे का हम यूज़ करते हैं इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे सामने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इन इनपुट डिवाइसेस का एक्चुअली काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना। सो यदि हम यहाँ पे देखें, ऑल कंप्यूटर्स नीड टू बी फेड विद सम एक्सटर्नल डेटा फॉर विच सम इनपुट डिवाइस इज नीडेड। अब यदि हम देखें इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में, हम कीबोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। हो सकता है कि कंप्यूटर में हमें कुछ टाइप करना हो। जब हम बात करते हैं कीबोर्ड अपने माउस की, तो इनपुट डिवाइस माउस का हम यूज़ क्यों करते हैं। हो सकता है किसी फाइल को ओपन करना हो सकता है किसी फाइल को क्लोज करना हो सकता है किसी फाइल को मूव करना हो। हम माइक का यूज़ क्यों करते हैं, माइक का यूज़ हम करते हैं ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये ऑडियो कहाँ पे स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर। अब यदि हमको किसी पर्सन का फोटो कैप्चर करना है, या फिर हम सिंपल बोले हमको पर्सन का फेस कैप्चर करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैमरे का यूज़ करेंगे। और एक MIS के अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है। मान लो किसी MIS के अंदर फंक्शन है अटेंडेंस का, अटेंडेंस सिस्टम, तो हो सकता है कि उस MIS के अंदर थंब इम्प्रेशन मशीन की ज़रूरत पड़े। तो थंब इम्प्रेशन मशीन इस केस में क्या हो जाएगा, एक तरह का इनपुट डिवाइस। अब यदि हम देखें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो हमारे माइंड में आता है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्लॉटर। ये सब क्या है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। जब भी हमको किसी रिजल्ट को देखना हो, हम इन आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि यदि हमको सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग क्या है, जो कंप्यूटर से आ रहा है, एक तरह का आउटपुट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर का। हमें हमारा रिजल्ट देखना है एग्जाम का, हम यूज़ करते हैं मॉनिटर का। वीडियो देखना है, हम यूज़ करते हैं मॉनिटर का। हमको म्यूजिक सुनना है, हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमको कुछ प्रिंट देना है पेपर पे, तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जब भी हमको किसी रिजल्ट को व्यू करना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस। सो यदि हम देखें, आउटपुट डिवाइस इज नीडेड टू गेट द डेटा और इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। इस इमेज में यदि हम देखें, हमें यहाँ पर एक सेंटर में CPU रखा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये CPU अदर CPU से कनेक्टेड है। या सिंपल हम बोले कि सेंटर में जो कंप्यूटर रखा हुआ है वो बाकी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसा आपने बैंक के अंदर देखा होगा, मान लीजिए कि आप X लोकेशन पे, X लोकेशन की बैंक के अंदर आपने कुछ अमाउंट जमा किया, 1000 रुपीज़, ओके, और आपके अकाउंट का नाम है ABC। तो 1000 रुपीज़ कहाँ पे जाएगा, अकाउंट ABC के अंदर। अब मान लीजिए कि आप Y लोकेशन पे हैं। अब Y लोकेशन के अंदर आपने कुछ अमाउंट जमा किया 2000, तो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा, आपके अकाउंट ABC के अंदर। अब मान लीजिए कि आप Z लोकेशन पे, अब Z लोकेशन पे जाके आपने कुछ अमाउंट जमा किया 5000, तो ये 5000 भी कहाँ पे जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर ABC के अंदर।
मीन्स आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके अमाउंट जमा करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स बैंक है वो किसी सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो वाई बैंक है वो किसी सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और जो जेड बैंक है वो भी किसी सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। हम भले अलग अलग कंप्यूटर्स पे काम करें बट डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है? सेंट्रल कंप्यूटर पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इसको कहा जाता है नेटवर्किंग। जब अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में कनेक्ट हो सके, डेटा को शेयर कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। लेकिन अगर इमेज के अंदर हम देखें, ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है अनदर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो बीच में हमको एक मीडियम दिखाई दे रहा है। तो ये मीडियम एक्चुअली है क्या? तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टडी करने वाले नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसा कि हमको इमेज के अंदर भी शो हो रहा है। डेट इज हब, देन गेटवे, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, दीज आर सम ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस। एंड हार्डवेयर के अंदर आता है लेन केबल भी, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन MIS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।